स्टॉक एक्सरे। आज इसमें हम बात करेंगे एशियन टाइल्स या इसको कहते हैं एशियन ग्रैनिटो, इसके दोनों ही नाम हैं। अब इस कंपनी पे स्टॉक एक्सरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक बोल रहे हैं कि इसमें वो फंसे हुए हैं, लेना चाहते हैं, ले रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। इस कंपनी की भी कहानी कुछ ऐसी ही है कि कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह अच्छे हैं, शेयर सुस्त है, चल ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को ही सुलझाने की कोशिश करते हैं। एशियन ग्रैनिटो या एशियन टाइल्स पे जाने से पहले मैं एक बार पीसीजे का चार्ट देखना चाहूँगा, जो हमने कल डिस्कस किया था स्टॉक एक्सरे में। और क्या शानदार चला है ये शेयर। आज कल भी चला था हमारे डिस्कस करने के बाद, और आज भी इस काउंटर पर करीब करीब 8% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। तो पीसीजे में कल और आज में मिलाकर करीब 11-12% की तेज़ी देखने के लिए मिल चुकी है। प्रदीप भाई, ये पीसीजे तो अच्छा चल गया है अभी, और आपने बोला था कि 13 रुपये पर आप रिव्यू करोगे। अभी कुछ ट्रेडिंग या कुछ मिड टर्म बेट तो नहीं है इस पे? अभी कुछ है? नहीं सर, इसमें व्यू मेरा नेगेटिव ही स्टिल है। 13 के ऊपर एक बार देखेंगे। चलो अभी तो व्यू नेगेटिव ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका व्यू नेगेटिव है, बस अंशुल जी थोड़ा इस पे पॉजिटिव बोल कर गए हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बोल के गए हैं 20 और 32 आ सकता है। लेकिन एशियन टाइल्स इस काउंटर पर देखते हैं, इस पर क्या व्यू है। इसमें आज एक खबर आई है। खबर ये है कि इन्होंने एक कंपनी में 26% हिस्सा खरीदा है, एलोमैक्स स्टील। इसमें 26% हिस्सा खरीदा है। अब थोड़ा सा इस खबर को और डिटेल में जानते हैं। ये एलोमिक्स स्टील एशियन टाइल्स के ये एक डायरेक्टर की कंपनी है। देखिए, ये इसी ऐसी ही खबरों की वजह से कई बार शेयर पिट जाता है वो, क्योंकि इनमें ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के थोड़े से इशू आ जाते हैं। अब एलोमिक्स स्टील की शुरुआत अगस्त से ही हुई है, और अभी कोई प्लांट नहीं है, कोई उत्पादन नहीं है, कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं है। अब एशियन टाइल्स क्या बोल रही है कि भाई हमने 26% स्टेक कुल 26,000 में खरीदा है। चलो 26,000 तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि ये 26% स्टेक इनको क्या फ़ायदा देता है, क्या नुकसान देता है। ये कंपनी क्या करेगी? ये कंपनी बनाएगी स्टेनलेस स्टील, और उसकी वजह से एशियन टाइल का जो फोकस है वो बिल्डिंग मटेरियल स्टील सेगमेंट में इनका जो उतरने के संकेत स्ट्रीट को मिल रहे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल में पहले भी हैं, लेकिन स्टील सेगमेंट में उतरने के पूरी तरह से संकेत मिल जाएंगे। अब एशियन टाइल्स पर आते हैं। कंपनी के फंडामेंटल क्या हैं? देखिए, देश की चौथी बड़ी टाइल कंपनी है। कंपनी के करीब 11 प्लांट हैं। 1995 से कंपनी चल रही है। अब इसमें आती है बात कि रिजल्ट कैसे रहे। Q2 के नतीजे तो काफ़ी शानदार रहे। आय 5% बढ़ी थी और मुनाफा 240% बढ़ा था। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे निवेशक कई बार फंसता भी है, कई बार इसी चीज़ से कमाता भी है। अब ये फंसने वाला मौका है या ये कमाने वाला मौका है, ये अभी प्रदीप जी से बात करेंगे। मार्जिन्स कंपनी के 3.93% से बढ़कर 9% आए YoY बेसिस पर। एक्सपोर्ट कंपनी जो करती है उससे 16% रेवेन्यू कमाती है, और बाकी 84% रेवेन्यू कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट से आ जाता है। कंपनी कह रही है कि भी हम 6,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का टारगेट लेकर चल रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है। ये ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कंपनी 6,000 करोड़ रुपए कमा लेगी, क्योंकि कंपनी का जो एनुअल रेवेन्यू देखोगे अभी तो करीब करीब 1500-1600 करोड़ है। तो बड़ा एम्बिशियस टारगेट कंपनी ने लिया हुआ है। अब लेट्स सी कि कंपनी कितना बड़ा इस टारगेट को अचीव करती है, कितने समय लेती है। कंपनी का खुद का कहना है कि गैस कीमत बढ़ने से थोड़ा सा हमारी कॉस्ट तो बढ़ती है। अब ये उस कॉस्ट को पास ऑन कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो आगे आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि गैस की कीमतें तो बढ़ना लगभग तय है। क्योंकि गेल ने अभी ट्रांसमिशन लाइन का जो टैरिफ था वो बढ़ाया था, जो PNGRB का आदेश आया था। तो गैस की कीमतें बढ़ेंगी डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए, तो उससे ये जितनी भी टाइल्स कंपनियां हैं, फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं, इन सभी की कॉस्ट तो बढ़ती हुई दिखाई देगी। नए प्रोडक्ट लॉन्च पर कंपनी फोकस कर रही है। एक्सपोर्ट फ्रंट पर काफ़ी फोकस कर रही है। नेपाल, दुबई ऐसे देशों में कंपनी अपना बिजनेस फोकस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रही है। अनुमानित EPS कंपनी की FY26 में जो अभी तक हाफ ईयर की रही है, उसको अगर एनुलाइज करके देखोगे तो ₹2.40 है। PE मल्टीपल करीब 26.5 का चल रहा है। शेयर अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है। बुक वैल्यू करीब ₹62.20 है। अब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इसमें एक चीज़ जो नहीं हुई वो मैं बताता हूँ आपको कि इस कंपनी में हुआ क्या था कि ये काउंटर एक समय बहुत बुरी तरह से टूटा था। ये पहले 3 डिजिट में हुआ करता था शेयर, ये टूट गया था और टूट के काफ़ी तेज़ी से नीचे आया था।
और उसकी वजह थी कि इसमें प्रमोटर का जो स्टेक था ना वो बहुत कम होता जा रहा था। तो स्ट्रीट को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर इसमें से निकल के जा रहे हैं, लेकिन फिर इस प्रमोटर्स ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ानी शुरू की। देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग एक समय पर थी यहाँ पर 38% मार्च 2021 में। मार्च 2022 से 21 के बाद 22, 23, 24 3 साल 29% रही प्रमोटर की होल्डिंग, लगभग 8% कम हो गई। फिर प्रमोटर ने धीरे धीरे इसमें स्टेक बढ़ाया, अब 33.5% पर आकर स्टेक रुक गया। प्रदीप भाई, यही एक कंसर्न रहा था ये 3 साल, इसलिए अंडर परफॉर्मर शेयर रहा था। अब प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, रिजल्ट ठीक आ रहे हैं, कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, कंपनी ने नए सेगमेंट में भी उतरने की बात कही है, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि अपने ही डायरेक्टर के साथ इन्होंने अपनी प्लांट एक्सपेंशन कर रहे हैं, मतलब पैसा डाल रहे हैं। हालांकि 26,000 रुपये ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, बेनिफिट हो भी सकता है। आप कैसे देख रहे हो इस काउंटर को? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल चार्ट देखने के बाद उतना कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है तो आपको एक स्ट्रिक्ट चाहिए। मैं स्टॉप लॉस भी थोड़ा लंबा दे रहा हूँ क्योंकि उससे पहले ज्यादा कुछ ढूंढ नहीं पा रहा हूँ स्टॉप लॉस। अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आप ऑलमोस्ट 48-50 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बने रह सकते हो। 70 क्रॉस करने के बाद एक बार आपको 88-90 का प्राइस इसमें आ सकता है, लेकिन जिस तरीके का चार्ट है, जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे है, अभी भी उतना अच्छा खासा यहाँ पे मुझे लगता है कि मोमेंटम नहीं आने वाला। कहीं ना कहीं 70 के आसपास तो एक स्ट्रिक्टली डबल टॉप फॉर्मेशन भी है चार्ट में। कहीं ना कहीं हमने देखा जून 25 में भी एक टॉप बनाया था 70 के आसपास, उसके बाद नवंबर 25 में भी एक टॉप बनाया था। तो मल्टीपल रेसिस्टेंस है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से एक बार अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी के पास ऑलरेडी है, आप एकदम फाइनल एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप पोजीशन को होल्ड कीजिए। 70 के ऊपर, 75 के ऊपर आने पे आपको और ट्रेलिंग करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, अभी अवॉइड ही करना चाहिए। जी। 70 का लेवल है बिल्कुल, जो कि मैं भी देख रहा था कि वीकली चार्ट्स पर 70 में काफ़ी बार इसने डाउन ट्रेंडिंग लिया है। लेकिन प्रदीप भाई, जरा इसका मंथली चार्ट और एक बार देखिए, 80 और 140, क्या ये रेंज दिखती है? तो दिखती है, लेकिन अभी 64 का स्टॉक है, मैं 140 का टारगेट कैसे दे पाऊंगा? तो नहीं नहीं, कहीं ना मैं कहीं टारगेट नहीं पूछ रहा, मैं केवल रेंज पूछ रहा हूँ कि अगर ये कोई हाँ, लेवल्स निकलते हैं, कुछ होता है 70 का अगर लेवल पार करता है तो क्या हाँ जाएगा? 70 अगर पार होता है सर, उस टाइम पे मैं 88-90 के आसपास एक बार देख पा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इतना इजी नहीं होगा इसमें मोमेंटम आना, तो एक बार अवॉइड करने का ही सलाह होगा। अच्छा, और अगर कोई किसी व्यक्ति ने लिया हुआ है तो कोई सपोर्ट इस काउंटर में कि ये टूटा तो और खराब हो जाएगा? देखिए, किसी के पास अगर ऑलरेडी है पोजीशन तो 48-50 एक रेंज है, उस रेंज के आसपास एक हाँ। साइकोलॉजिकल रेंज है, उस रेंज के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है। मैं वही रिपीट कर रहा हूँ अगेन फिर से, किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, 48-50 का स्टॉप लॉस, 70 के ऊपर क्लोजिंग होने पे एक बार 88-90 तक आ सकता है। लेकिन ये मेरे तरफ से बाई कॉल नहीं है, मैं इसको रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। जी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आप बाय कॉल नहीं, बस लेवल आपने बता दिए, वो इम्पॉर्टेंट है कि 48 और 50 ये दो लेवल्स रहेंगे जो इस काउंटर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं सपोर्ट के तौर पर। 70 पार किया तो 80-88 रुपये तक जा सकता है, उसके बाद रिव्यू भी करवा लेंगे एक बार कि फाइनली कहाँ ही जाएगा। हो सकता है किसी न्यूज़ फ्लो की वजह से जा रहा हो, 70 पार कर रहा हो, तब उस समय एक बार रिव्यू कर लेंगे। और अगर ये 70 पार नहीं करता है तो 70 के आसपास प्रदीप भाई निकल जाए ना, अगर 70 आता है तो किसी के पास अगर हाल फिलहाल के हैं तो। हाँ, अगर आपने रिसेंटली बाय किया है तो 70 के आसपास मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट करके निकल जाइए। और मार्केट ठीक है। में बहुत सारा स्टॉक है, वैल्यूएबल स्टॉक है, तो वहाँ पे आप निवेश कीजिए। मुझे लगता है कि ये ढूंढ के इन्वेस्टमेंट, मैं भी सर, प्रॉब्लम हुई है, मैं भी हाँ करूंगा ना तो लोग इन्वेस्ट कर देंगे, वो फंस जाएंगे, बाद में बोलेंगे कि ये एनालिस्ट आके फंसाते हैं। तो इसीलिए मैं जहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करता तो मैं वहाँ पे आगे आके बाय कॉल देता नहीं हूँ। लेकिन 70 के आसपास अगर किसी का भी बाइंग है तो एक बार प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। जी। ठीक है। ठीक है, 70 के आसपास अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। और 70 के ऊपर अगर निकला तो 80-88 के लेवल हैं, नीचे आया तो 48-50 का सपोर्ट है। ठीक है,
प्रदीप भाई, स्टोरी भी बात की हमने और काउंटर के लेवल्स पर भी बात की। जाने से पहले प्रदीप जी, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। ये इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। स्टॉक मार्केट पे गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी इंडिकेट नहीं होता। बहुत सारे स्टॉक डिस्कशन हुआ है, हो सकता है कि हमने कुछ क्लाइंटों को भी कॉल दिया है, और हमारे प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। थैंक यू विवेक सर, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। बिल्कुल। धन्यवाद प्रदीप भाई, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।